नमस्ते दोस्तों। आजकल बहुत चर्चाएं चल रही है और लोग ज्ञान भी बहुत दे रहे हैं। ज्ञान इस तरह का कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, मोदी का पराभव क्यों हुआ। ऐसे लग रहा है कि जैसे मोदी परास्त होकर घर ही जा चुके हैं। लेकिन ये ज्ञान देने वाले भूल रहे हैं कि आने वाले 9 तारीख को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। स्पष्ट बहुमत मिला है एनडीए को। और जिस कांग्रेस की जीत की बात कर रहे हो ना आप, वो कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है। हाँ, अब कहीं से इक्का दुक्का समर्थन प्राप्त करके 100 हो गए, ये चल रहा है। अभी भी कांग्रेस नर्वस 90 में है, ये भूल रहे हैं। और मोदी के समर्थक ही मोदी को कुछ सलाह देते जा रहे हैं कि ये करना चाहिए था, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, क्यों अजीत पवार को साथ में ले लिया, क्यों भ्रष्ट लोगों को साथ में लेते हैं मोदी। भूल जाते हैं हिंदुत्व की व्याख्या क्या है। अगर हिंदुओं को साथ लेकर चलना है, हिंदुओं का उद्धार करना है, यह देश हिंदुओं के लिए सशक्त बनाना है, तो देश के सभी हिंदुओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा ना। और जो हिंदुत्व के खिलाफ अब तक बात करते आए थे, उनको हिंदुत्व के साथ लेके चलना अनिवार्य है। मोदी इसलिए सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, सलाह देना शुरू कर देते हैं, भावनाओं में सलाह देते हैं। क्या लगता है आपको, मोदी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या विरोधी दलों के साथ थी? मोदी उनके साथ लड़ रहे थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी की ये लड़ाई तो बस दिखावे के लिए थी, बस दिखावे के लिए थी। उन्हें ना कांग्रेस के विरुद्ध लड़ना था, न उन्हें किसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ना था, ना शरद पवार के खिलाफ, ना उद्धव ठाकरे के खिलाफ। ये तो एक चेहरे थे, एक ऐसे चेहरे जो दिखाकर बताया जा सके कि मोदी की लड़ाई इनके साथ चल रही है। असल में मोदी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल लड़ाई एक अलग होती है और मोदी ने जो लड़ाई लड़ी है वो अलग होती है। किस किस के साथ मोदी की लड़ाई हुई है जानते हैं आप? मोदी की लड़ाई हुई है जॉर्ज सोरस और डीप स्टेट से, जिन्हें देश को बर्बाद करना है। बहुत सारे पैसे डीप स्टेट और जॉर्ज सोरस जैसे व्यक्ति के पास है, जिनको देश में एक ऐसी अफवाहें फैलानी है, मोदी को परास्त करना है। क्यों, ये भी समझ लीजिए। ये सारे लोग इसलिए मोदी के खिलाफ है कि लगातार तीसरी बार मोदी आते हुए दिख रहे थे। बस भारत में मोदी की सत्ता चल रही है ऐसा नहीं था। धीरे धीरे जो आखिरी पायदान पर भारत था, वो पिछले 10 सालों में पहले 3 नंबरों तक पहुंचने के प्रयत्न में था। पहुंच ही रहा था, पहुंच ही रहा है और पहुंचेगा भी। बस ये अंतरराष्ट्रीय ताकतें ये नहीं चाहती थी कि भारत तीसरे नंबर पर पहुंचे और उस भारत का सत्ताधीश मोदी हो। रशिया या यूक्रेन की लड़ाई हो, या ईरान का मामला हो, या कोई और अंतरराष्ट्रीय ऐसे तनाव जिसमें भारत एक अहम भूमिका निभा रहा था, और उस भूमिका के कारण जिनको देश पर अपना दबदबा करना है, उन ताकतों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। बाइडेन को दिक्कत हो रही थी, चीन को दिक्कत हो रही थी, और मोदी एक अंतरराष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे थे। मोदी के समर्थक भी विश्व गुरु मोदी नाम की एक प्रतिमा मोदी की बहुत बड़ी आगे कर रहे थे, और वो भी रहा था। पापुआ न्यू गिनी का देश का प्रमुख, सर्वोच्च प्रमुख आके मोदी के पैर छू रहा था। तो जिन देशों ने मोदी के साथ पंगा लिया, भारत के साथ पंगा लिया, उनकी हालत खराब हो रही थी। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे माहौल में मोदी को परास्त करना आवश्यक बन गया था, और जॉर्ज सोरोस जैसे, डीप स्टेट जैसे कुछ संगठन मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और वो भारत में कुछ चेहरे सामने कर रहे थे।
मोदी की लड़ाई पॉलिटिकल नहीं थी, वो इंटरनेशनल थी, ये हम भूल जाते हैं और शुरू कर देते हैं मोदी को सलाह देने। नहीं, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, अपने मन के उम्मीदवार दिए, उम्मीदवारों को ही नहीं बदला, ये कर दिया, वो कर दिया। उदाहरण पेश कर देते हैं, दिल्ली के उम्मीदवार बदले गए, फिर देखो दिल्ली में कैसे यश आया। अरे भाई, आपको ज्ञान होता तो आप ही प्रधानमंत्री बनते ना, आप ही प्रधानमंत्री बनते ना। और जिनको ज्ञान था उन्होंने तो कर लिया, अपने मन की कर ली। क्या हुआ? न सत्ता प्राप्त कर पाए, न दोषों का आंकड़ा आगे ले जा पाए। लेकिन मोदी की लड़ाई हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ थी। मोदी की लड़ाई उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ थी, उन यूट्यूबर्स के साथ थी जिन्होंने जर्मनी या अन्य देशों में बैठकर मोदी के खिलाफ एक मुहिम से छेड़ दी हो। मोदी की इस मुहिम में हम मोदी का साथ देते हैं या उन इन्फ्लुएंसर्स का, जैसे ध्रुव राठी जैसे लोग जो विदेश में बैठ के, या संग्राम पाटिल जैसे लोग जो विदेश में बैठकर मोदी के खिलाफ अपनी जंग को मजबूत तरीके से चला रहे थे। उल्टा लोग हमें ही वो वीडियो भेज देते थे, देखो इसमें क्या कहता है, देखो इसमें क्या कहता है। मैं आपको एक ही सवाल पूछता हूं, ये मेरे लिए नहीं पूछ रहा हूं, जितने भी मैं खुले दिल से और खुले तरीके से कह देता हूं कि मैं मोदी का समर्थक हूं, कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी इस देश को आगे लाने के लिए काम करेगा उसका समर्थक मैं बनूंगा। मैं देश का समर्थक हूं और देश के हित की बात मोदी कर रहा है, इसलिए मैं मोदी का समर्थक हूं, खुले तौर पे कहता हूं। ये क्या मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि मोदी के खिलाफ लड़ने वाले जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उनके यूट्यूब चैनल या उनके फेसबुक या उनके ट्विटर को फॉलो करने वाले मोदी के प्रशंसक कितने हैं और कितने लोग मोदी के तरफ के लोगों का समर्थन करते हैं? एक इकोसिस्टम खड़ी की जाती है, उस इकोसिस्टम को भी हम समझ नहीं पाते हैं। बस उन्होंने भ्रम का जाल फैला दिया और हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। वही हो रहा है। मोदी की लड़ाई इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ थी। विदेश से भेजे गए वहां के संगठन द्वारा भेजे गए पैसों पर भारत में एनजीओ चलाने वालों के साथ थी मोदी की लड़ाई, क्योंकि मोदी ने इनके इसी नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश की थी। अलग अलग पायदान पर लड़ रहे थे मोदी। हर कदम पर मोदी की कहीं ना कहीं संघर्ष हो रहा है, हर कदम पर, वो आगे भी होता रहेगा। क्योंकि तपना तो सोने को पड़ता है भाई, लोहे को तप कर अपनी परीक्षा नहीं देनी होती, तपना तो सोने को पड़ता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि मोदी की लड़ाई बहुत सारे पायदान पर थी। उन एनजीओ के साथ भी थी जो विदेश से पैसे लेकर लड़ रहे थे, मोदी के भावनाओं के साथ लड़ रहे थे, मोदी के कार्यक्रम के साथ लड़ रहे थे। उन विभाजनकारी ताकतों के साथ मोदी की लड़ाई थी, जिनको इस देश में खालिस्तान चाहिए, जिनको इस देश से कश्मीर को अलग करना है, जिनको अरुणाचल को इस देश से अलग करना है, चीन के साथ जोड़ देना है। उन विदेशी ताकतों के साथ थी जो इस देश के टुकड़ों को हथियाना चाहते हैं और उनका समर्थन करते हैं। यहां के एक पत्रकार ने चीन के बारे में किताब भी लिखी है, चीन के बारे में किताब लिखी है और कहा है कि चीन ने उसका विकास क्यों किया, तो संस्कृति और विरासत के कारण किया है। यहां भारत की संस्कृति और विरासत को तो वो अनदेखा कर देते हैं और चीन ने अपनी संस्कृति और विरासत के कारण क्या मकाम हासिल किया है उसकी वो भलामन करते हैं। कैसे चलेगा भाई? मोदी की लड़ाई इन लोगों के साथ थी। कनाडा, लंदन, जर्मनी में बैठे विभाजनकारी ताकतों के साथ मोदी की लड़ाई चल रही थी। कतार, जर्मनी, यूएस में बैठे यूट्यूबर्स के साथ मोदी की लड़ाई चल रही थी।
मोदी की लड़ाई उनके साथ भी चल रही थी जो पत्रकार के हैसियत से मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ विदेश दौरों पर जाकर ऐश कर लेते हैं। महाराष्ट्र के उन पत्रकारों के साथ भी दी थी जिन्होंने हैरियर ले ली, जो विदेश में जाके महंगे महंगे गिफ्ट भी लाते हैं, उनके साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश घूमने की मजा भी करते हैं, उनके साथ थी। मोदी की लड़ाई शहरी नक्सलियों के साथ थी, अपना फायदा देखने वाले पत्रकारों के साथ थी। मोदी इन सारे लोगों के साथ लड़ रहे थे, तब मोदी के प्रशंसक के साथ भी मोदी की लड़ाई हो रही थी, क्योंकि अपने समर्थकों के सवालों के जवाब भी मोदी को देने थे। मोदी के समर्थकों का यह कर्तव्य बनता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मोदी के साथ रहूंगा, लेकिन यह ना कर पाए समर्थक। जैसे ही थोड़ा अपयश मिला ना, थोड़ा अपयश, भूल गए कि हम मोदी के साथ है और शुरू कर दिया मोदी को गाली देने। सबसे बड़ी एक चीज सुधार लो आप, मैं ही ज्ञानी हूं, मुझे ही सब समझता है, यह भूल जाओ आप। पता है आपको उत्तर प्रदेश या दिल्ली में मोदी की हार क्यों हुई? यही है जो अपने आप को मोदी का समर्थक दिखाकर जो अपनी ही भूमि को हारना चाहते थे, उनके कारण ये हुई है। लेकिन ये मोदी के समर्थक समझ पाए तब ना। लेकिन मैंने भी ठान ली है, ये बताऊंगा, सीना ठोक के बताऊंगा, क्योंकि समझ जाएंगे मोदी के समर्थक मुझे क्या कहना है। नमस्ते।